नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। इस्लामिक आतंकवाद और खालिस्तानी आतंकी मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। भारत के भीतर भी और बाहर भी रोज साजिशों का जाल बुना जाता है। हमले नुकसान के लिए किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जांच एजेंसीज लगातार इन दुश्मनों को ट्रेस और ट्रैक करती हैं, फिर भी गाहे बगाहे ये कुछ हद तक अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं या फिर कामयाब दिखाने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ सालों से खालिस्तानियों ने फिर से फान उठाना शुरू कर दिया। अमेरिका और कनाडा जैसे देश खालिस्तानियों के लिए आरामगाह बन चुके हैं। इधर पाकिस्तान आतंकियों के अफवाहों की जान है ही। पिछले कुछ सालों से हमारे देश के सामने चुनौतियां दोगुनी हैं। आतंकियों से लोहा लेता हिंदुस्तान खालिस्तानियों से भी दो हाथ कर रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि कल दिल्ली में जो धमाका हुआ उसे लेकर पाकिस्तान के एक टेलीग्राम चैनल पर खूब चर्चा हो रही है। खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाकर दिल्ली बम धमाके की सीसीटीवी तस्वीर शेयर की जा रही है। मतलब ये साफ है कि इन धमाकों के पीछे खालिस्तानियों का ही हाथ है। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं बता रही, लेकिन खालिस्तानी एंगल से जांच जारी है। इधर खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने अमेरिका से एक वीडियो जारी कर गीदड़ भभकी दी है। उसने कहा कि 1 नवंबर से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया के विमानों में धमाके किए जाएंगे, क्योंकि 84 के सिख दंगों की ये 40वीं बरसी है और इसकी गूंज सुनाई देगी जब एयर इंडिया के विमान धमाकों के साथ उड़ा दिए जाएंगे। पन्नू ने यात्रियों से 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया के विमानों में सफर न करने की धमकी दी। इधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल में लश्कर-ए-तैयबा की लोकल विंग टीआरएफ ने टारगेट किलिंग कर नई चुनौती पेश कर दी। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक साजिशों का जाल बुना गया है। ऊपर से कनाडा और फिर अमेरिका में मौत जुड़ा रहा खालिस्तानी आतंकी पन्नू रह रहकर धमकियां देता है। कल से लेकर आज तक टेरर की क्रोनोलॉजी क्या है, पहले आपको ये बता देते हैं। और क्रोनोलॉजी क्या कहती है? 20 अक्टूबर को क्या देखने को मिला? 20 अक्टूबर को दिल्ली में ब्लास्ट की घटना देखने को मिली। फिर उसके बाद 20 अक्टूबर को ही जो गांदरबल में हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी एलईटी ने ली, यानी कि द रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि एलईटी का ही हिस्सा है। और फिर 21 अक्टूबर जब विमान को उड़ाने की धमकी पन्नू की तरफ से दी गई। इन तीनों खबरों का मैंने जिक्र किया है और ये टेरर की एक क्रोनोलॉजी के तौर पर समझा जा सकता है। पिछले कई दिन से विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही हैं, जिसे लेकर सरकार ने काफी सख्त कदम उठाए हैं। इधर पन्नू ने जो नई गीदड़ भभकी दी है उसे भी गंभीरता से लिया जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने क्या कहा इसको लेकर, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। So while we are trying to efficiently tackle this situation through the threats we are receiving, we are also not compromising on the safety and security. This also I want to make it a very priority point, because you might feel that there are these threats happening, but we can't, even though there are hoax threats, we can't take the situation non-seriously. Everything is important for us. Now the life of a passenger is important, the security situation is important, so the protocol is important for us. So we have enhanced the security also. We have enhanced the security at airports. We are doing 10% more checking at the security checkpoints. We have enhanced the CC cameras, whatever needs to be done, so that the airports get monitored more. That part also we are doing. तो आज दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले सवालों का जिक्र। पहला सवाल ये कि क्या झल्लाहट में धमकियां देता है आतंकी पन्नू? दूसरा ये कि पन्नू जैसे आतंकियों को यूएस कनाडा में पनाह क्यों है? पिछले कुछ सालों में खालिस्तानी इतने सक्रिय कैसे हो गए हैं? क्या दिल्ली ब्लास्ट का खालिस्तान कनेक्शन है? पाकिस्तान खालिस्तान कनेक्शन कितनी बड़ी टेंशन भारत के लिए है? हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ अब से थोड़ी ही देर बाद मौजूद होंगे। तहसीन पूनावाला अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ जाएंगे। रमनीत सिंह मान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। परविंदर सिंह सेठी जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही जेके त्रिपाठी पूर्व राजनायिक के तौर पर इस चर्चा का हिस्सा है। शुरुआत करना चाहूंगी रमनीत सिंह मान साहब आप ही के साथ, क्योंकि 40वीं बरसी है 1984 में हुए सिख दंगों को लेकर। और सबसे बड़ी बात, ये जो धमकी अभी पन्नू की तरफ से दी गई है, इसको मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मानती हूं, लेकिन ओवरऑल अगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव में समझेंगे तो ये जो खालिस्तानी मूवमेंट गाहे बगाहे खड़ा होता जा रहा है, ये कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की घटना, दिल्ली में ब्लास्ट की घटना, वो भी हमारे साथ है। इसी बीच में बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं, लेकिन रमनीत सिंह मान आपके साथ शुरू करती हूँ सर। ठीक है पूर्णिमा, नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार।
ये 1984 से शुरू नहीं होता। दरअसल अगर आप इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो दर हकीकत जो पहली विमान घटना जिनका खालिस्तानियों के साथ सीधे तौर पे संपर्क जोड़ा जाके दे सकता है वो है कनिष्का बॉम्बिंग। कनिष्का बॉम्बिंग का जो वांटेड था, मास्टरमाइंड था तलविंदर, उसके लिए जब भारत सरकार ने प्रत्यार्पण की जो मांग रखी कनाडा के आगे, तो कनाडा के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो के फादर, जिनके पिता पेरी ट्रूडो, उनका ये कहना था चूंकि भारत जो है वो जो ब्रिटेन की रानी है उनके प्रति उतना आज्ञाकारी या उतना समर्पित नहीं है, इसलिए हम ये प्रत्यार्पण की जो मांग है आप इसको ठुकराते हैं। अब दूसरी ऑब्लिगेशन भारत और कनाडा के बीच में एक एमलैट है। एमलैट है म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट ट्रीटी। एमलैट के तहत जो प्रत्यार्पण की मांग होती है या जो भारत के जो क्रिमिनल्स हैं उनको वापस भारत भेजने की, ताकि वो यहाँ पे आके कानून को फेस कर सके, कोर्ट में ट्रायल फेस कर सके, तो ऐसी 26 मांग जो है वो पेंडिंग है और 29 अरेस्ट की जो डिमांड्स हैं वो पेंडिंग है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 55 जो डिमांड्स हैं भारत की तरफ से कनाडा को वो गई हुई है और कनाडा इसके ऊपर एक्ट नहीं करता। और आपने जैसे अपनी इंट्रो में बताया, बिल्कुल सही दुरुस्त कहा आपने, कि पश्चिम के जो देश हैं विशेष तौर पे फाइव आइज के, जिसमें कनाडा और यूएस को अगर हम खास तौर पे ले लें, यूके को भी, तो ये वो कंट्रीज हैं, ये वो मुल्क हैं जो भारत के अंदर किसी प्रकार की जो एक मूवमेंट है, चाहे वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, चाहे वो टेररिस्ट मूवमेंट हो, चाहे वो भारत को किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करने का काम हो, तो उसको फंड, उसको प्रोटेक्ट और उसको प्रोपोगेट करना, यानी कि उसको पैसा देना, उसका बचाव करना और उसको फैलाने में, उसको आगे बढ़ाने में मदद करना, ये इनका ना केवल ये कहेंगे कि वहां पे केवल ये वहां पे बतौर या बाहैसियत नागरिक हैं उस देश के, बट कंट्रीज के जो इदारे हैं, उनकी जो एजेंसीज हैं, वो भी इनको फंड और सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट और उनके फंड्स के बिना और उनके सहायता के बिना ये सब करने में कामयाब नहीं है। अगला जो आपका आखिरी एस्पेक्ट था कि ये जो ब्लास्ट हुए, तो अगर हम थोड़ा सा पीछे आ जाएं, बहुत ज्यादा दूर भी आने की जरूरत नहीं है। जब पंजाब के अंदर चुनाव थे, तो पंजाब चुनाव से ठीक पहले लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद पुलिस का जो मुख्यालय है खुफिया तंत्र का, उनके ऊपर एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद एक पुलिस स्टेशन के ऊपर रॉकेट फायर किया। तो ये जो फुटप्रिंट है वो तो खैर अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि ये तफ्तीश में है पूर्णिमा, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा अधिक बोल नहीं सकते। तो एक बार जब इन्वेस्टिगेशंस के आपके पास रिजल्ट्स आएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जिन लोगों ने लुधियाना ब्लास्ट में एक्सप्लोजिव सप्लाई किया, एक फुटप्रिंट जो है, एक इनका जो पद चिन्ह है, वो आपको यहाँ तक मिल जाए। आपको ठीक है मान साहब, आती हूं मैं आपके पास। तहसीन पूनावाला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, लेकिन तहसीन आपके पास आने से पहले आरपी सिंह सर आपके पास आती हूं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से खालिस्तान एक्टिव होता हुआ नजर आया, 2019 में सर आप लोगों ने एसएचजे पर बैन जरूर लगाया, लेकिन फिर 2023 में किसी तरीके की धमकी पन्नू के द्वारा देखने को मिली थी कि विमानों में आप ट्रैवल ना करिए। उस वक्त शायद कुछ वर्ल्ड कप फाइनल भी था, मुझे याद है, और ये कहा था कि पूरी तरीके से हवाई अड्डे को बंद कर दिया जाए। फिर एक बार ऐसी धमकी देखने को मिलती है। दूसरी तरफ टेलीग्राम चैनल पर पाकिस्तान और खालिस्तान का एक जो रिलेशन है वो एस्टैब्लिश होता है। मैं मानती हूं कि आतंकवाद को हमेशा से पनाह देने का काम पाकिस्तान ने किया है। दूसरी तरफ अमेरिका, वो भी किस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट और उसको बढ़ावा देता रहे। लेकिन भारत के लिए सर, आरपी सिंह सर, कितनी बड़ी चुनौती आप खालिस्तानी मूवमेंट की देखते हैं, पन्नू की देखते हैं, जो खुलकर इस तरीके की धमकी देता है बनस्पत इसके कि उसके संगठन को आपकी सरकार ने बैन कर रखा है। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ी धमकी या बहुत बड़ा उसको चुनौती नहीं मानता। ये सिर्फ कागजी शेर है और भारत के अंदर इसका कहीं कोई नीचे जमीन पर कोई असर नहीं है। अगर असर होता तो आज पंजाब के अंदर दिक्कत हो रही होती। पंजाब बिल्कुल ठीक है, पंजाब में कोई आपस में जो सद्भाव है उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। आपस में जो प्रेम भाव है वहाँ पर समाज के अंदर वह अभी भी बना और बरकरार है। हाँ, विदेश में भी कुछ लोग हैं जिनको शय मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान की एक पॉलिसी है जिसको K2 पॉलिसी कहते हैं, कश्मीर एंड खालिस्तान। वो अब से नहीं, वह पाकिस्तान बहुत अरसे से उसको चला रहा है। उसमें हमारे यहाँ कुछ लोगों की गलतियां रही, जिसके कारण से इस प्रकार के एलिमेंट्स को मौका मिला और शय मिली। अभी रमनीक कुमार ने आपको 1985 का उदाहरण दिया, मैं थोड़ा और पीछे ले चलता हूँ। एक रॉ के अफसर हैं GPS सिद्धू, वो उनकी किताब है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नाम से, कृपा कर पढ़ लीजिए। मैं किसी को हो तो मैं भेज भी दूंगा, मेरे पास मैंने प्रतियां रखी उनकी।
उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो मूल सारी जो खालिस्तान की सारा जो मामला है, इसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए नहीं कि मैं भाजपा से हूँ इसलिए कह रहा हूँ, ये सबूतों के साथ उन्होंने अपनी किताब में, तर्कों के साथ अपनी किताब में उन्होंने पूरा किताब में जिक्र किया है। क्योंकि हुआ ये था कि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई मिसेस गांधी ने, उस समय जब जेल भरो आंदोलन चला, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना जरूरी है समझना। जब उसका जेल भरो आंदोलन चला, उसमें सबसे ज्यादा जेल अगर किसी ने भरा तो सरदारों ने, पंजाब के किसानों ने, पंजाब के सिखों ने भरा। कि मिसेस गांधी को गुवारा नहीं, और उसका प्रेशर रहा कि जिसके कारण से इमरजेंसी हटी भी बाद में। तो जब 70 में जब 80 में मिसेस गांधी वापस आई, तब उनके मन में ये था कि मैं किसी प्रकार से पंजाब के अंदर ऐसा कर दूं जिससे अकालीस का जो मूवमेंट है वो थोड़ा खराब हो, और वहां पर हम पैरेलल किसी लोगों को खड़ा करें। और उसी के चलते हुए ऑन रिकॉर्ड है, कमलनाथ ने और संजय गांधी ने इंटरव्यू लिए 2 लोगों के, उसमें से भिंडरावाल को शॉर्टलिस्ट किया। और बाद में ये भी उस किताब में जिक्र है, और जिसमें कहा गया कि भिंडरावाल को फंडिंग भी करते रहे कुछ हद तक। तो ये तब से चला आ रहा है, ये तब के बीज वो है जो आज हम भुगत रहे हैं, आज काट रहे हैं। इसी प्रकार कश्मीर का भी जो मामला है, और 1987 वाला जो इलेक्शन था, जो जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब को बिठा दिया गया था यहाँ पर, और वो रिंग नाउ था। ये दिक्कत आज जो कश्मीर में खड़ी है, ये होती ना तो क्या कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए या अपने छोटी सोच के लिए कि नहीं हमें राजनीति करनी है, देश के ऊपर राजनीति है, उसको आज खमियाजा देश भुगत रहा है। परंतु आज वह पूरा का पूरा 80 का 90 दशक भुगत चुका पंजाब। आज पंजाब वापस उस और बिल्कुल नहीं जाना चाहता। कुछ शरारती एलिमेंट है, वो समाज में रहते हैं। ठीक है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बिल्कुल सर आप बैकग्राउंड पर गए सिंह साहब, ये बहुत जरूरी है। लेकिन उस बैकग्राउंड से इतर मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो ये था कि जब आपकी सरकार ने इस संगठन पर बैन लगा दिया, और इससे पहले कई मामले हैं, शायद सब 12 से 13 है, अगर मेरी नॉलेज में नहीं है तो आप अपडेट कर दीजिएगा, और उन मामलों के बावजूद भी आज भी पन्नू खड़ा होता है और इस तरीके की धमकियां देकर चला जाता है, जो कहीं ना कहीं चीजों को डिसमेंटल करता है। तहसीन पूनावाला, आपके पास आते हुए एक बार फिर से सिंह साहब ने उसका जिक्र किया, और उसी बात को मैं दोहरा देती हूं कि 42 साल पहले जो खालिस्तानियों को शह देने का सिलसिला था, क्या वो आज भी जारी है? जब इंदिरा गांधी के जिस एपिसोड का जिक्र अभी सिंह साहब की तरफ से किया गया, मुझे याद है पियरे ट्रूडो जब उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे और तलविंदर को भारत को सौंपने की जब बात की गई थी, तो उसको लेकर कितना बड़ा इशू बना था और बाकायदा नाराजगी जाहिर की गई थी। इंदिरा गांधी से नाराजगी तक इस बात को लेकर पियरे ट्रूडो की हुई थी। और कनाडा क्या करता है खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब वो भारत के लिए खतरा बनने लगे या इस तरीके की खुली धमकियां देने लगे, तो हम कौन से स्पॉट पे आज खालिस्तानी आतंकी और इस मूवमेंट को लेकर खड़े हुए हैं? पूर्णिमा जी, आपकी शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। मैं मान सिंह साहब की बात थोड़ा सुन रहा था शुरुआत में, लेकिन मुझे लगता है हमें अमेरिका और कनाडा को डीहाइफिनेट करना चाहिए। दोनों को हाइफिनेट करके एक ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। जहां तक सवाल है अमेरिका का और पन्नू का, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन जहां तक सवाल है ट्रूडो साहब का और निजर का, मैं जस्टिन ट्रूडो साहब को मानता हूँ कि वो एक न्यू टॉडलर है। न्यू टॉडलर एक शब्द है जिसका मतलब है आप उम्र में तो बड़े हो गए, लेकिन आप वही एक थोड़े टीनेजर की तरह आप बिहेव करते हो। आप अपने पर्सनल गेन्स के लिए थोड़ा सा एक नार्सिसिस्टिक ट्रेंड है, आप अपनी नार्सिसिस्टिक शॉर्ट टर्म फायदे के लिए देख रहे हो। निजर पे 2 या 3 सवाल पूछने बहुत जरूरी है। अगर निजर सिर्फ एक प्लम्बर था तो वो नो फ्लाई लिस्ट पर क्यों था? उसको कनाडा की सीक्रेट सर्विस क्यों ब्रीफ कर रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो आपने जिस बात का आपने जिक्र किया मुझसे सवाल पूछते समय कि पियर ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो साहब के जो पिताजी थे, उन्हीं के शासन जो वर्तमान सरकार उस वक्त की भारत की सरकार थी, उन्हें स्पेसिफिक थ्रेट्स दिए थे कि एयरप्लेन की बॉम्बिंग होगी। उसके बाद हम जानते हैं कनिष्क का बॉम्बिंग हुई, और आज तक जिन लोगों ने इस बॉम्बिंग को किया है उन लोगों को कनाडा की सरकार ने श्रेय दिया है, पनाह दिया। यहाँ तक कि एक जो अक्यूज था वो जस्टिन ट्रूडो के साथ भारत गया, फिर भारत की सरकार, वर्तमान सरकार उनको बॉयकॉट। तो कनाडा बहुत इमेच्योर तरीके से इसको डील कर रहा है, जस्टिन ट्रूडो, नॉट कनाडा। और एक चीज जस्टिन ट्रूडो के शब्दों में है क्रेडिबल एलिगेशंस। उन्होंने भारत के को कभी भी एविडेंस नहीं दिया, एलिगेशंस पर हुए। हम आते अमेरिका के ऊपर, पन्नू, वहां पर उनका मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, एक चार्जशीट फाइल। विकास यादव पे भारत की सरकार ने कुछ एक्ट किया है, कुछ बाकी की कार्रवाई होगी जब और एविडेंस आएगी। लेकिन अमेरिका और
भारत, ये दोनों मित्र दोस्त हैं। इनके कॉमन गोल्स है साउथ पैसिफिक को लेके, साउथ सीज को लेके, बाकी दुनिया को लेकर, क्वाड को लेकर भारत बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है और दोनों पार्टनर्स इसमें काम कर रहे हैं। मेरी भारत सरकार से गुजारिश होगी कि विकास यादव हमारा व्यक्ति है। देखिए, अमेरिका किसको मांग रहा है? वो विकास यादव को मांग रहा है, एक फॉर्मर रॉ एजेंट को, एक सीआरपीएफ एजेंट को मांग रहा है। हम किसे मांग रहे हैं? हम पन्नू को मांग रहे हैं, जो एक आतंकवादी। और हमें भूलना नहीं चाहिए डेविड हेडली के समय अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने हमें डेविड हेडली का एक्सेस नहीं दिया। आखिर हमें लड़कर डेविड हेडली को हमें इंटरोगेट अमेरिका में करना पड़ा। अमेरिका ने उसे नहीं किया। डेविड हेडली 24/11 के पीछे थे, तब चिदम्बरम साहब, मनमोहन सिंह साहब ने लड़कर और उसका इंटरोगेशन हमने वहां किया। अमेरिका ने डेविड हेडली साहब को नहीं दिया। कई हजारों लोग के हम मांग रहे कि उन्हें एक्स्ट्राडाइट करे भारत के अंदर, इन्हें नहीं दे रहे। निजार के केस में एक और चीज हमें देखनी है, उसका जो सिटीजनशिप है फेक डॉक्यूमेंट्स पर आया था, 3 बार रिजेक्ट हुआ था। तो ये दोनों केस में फर्क है। पन्नू बार बार खड़े होकर धमकी देता है कि भारत का एक हिस्सा तोड़ देगा, बार बार ये धमकी देता है कि हमारे प्लेन्स को बॉम्ब करेगा, हमें परेशान करेगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक चीज होती है, उसमें मैं पूरी तरह से उसे डिफेंड करता हूं, लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच इस चीज की इजाजत दे देती कि आप फंडिंग करते किसी और मुल्क के अंदर उस मुल्क के एक हिस्से को तोड़ने की आप बातचीत करें और प्रयास करें? क्या अगर पूर्णिमा जी आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अमेरिका का कोई हिस्सा है, कनाडा का कोई हिस्सा तोड़ने की कोशिश करोगे? स्पेन के अंदर भी इस वक्त रेफरेंडम चल रहा है, स्पेन का एक हिस्सा चाहता है कि वो अपना और ऑटोनॉमी बढ़ाए, क्या भारत उसमें इंटरफेयर करता है? इंग्लैंड में भी हम जानते हैं स्कॉटलैंड और आइलैंड चाहते हैं उनकी ऑटोनॉमी हमेशा चलती रहती है यूके के साथ, ब्रिटेन को लेकर। क्या भारत उसमें इंटरफेयर करता है? क्या भारत किसी और मुल्क के बिजनेस में इंटरफेयर करता है? जस्टिन ट्रूडो ने क्यों हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट में इंटरफेयर किया? इन चीजों को हमें देखना होगा। मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, लेकिन मैं वर्तमान सरकार के साथ खड़ा हूं, भारत के लिए खड़ा हूं, लेकिन 2 या 3 शर्तें हैं। प्रधानमंत्री ऑपोजिशन को ब्रीफ करिए, उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है, वो उसे नहीं भाग सकते। दूसरा, विकास यादव को बस के नीचे नहीं फेंके। और तीसरा, जैसे हम अमेरिका के साथ मैच्योरली डील कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। और कनाडा के साथ हमें एक जस्टिन ट्रूडो प्रॉब्लम है, कनाडा प्रॉब्लम नहीं है। हम उसका जैसे ही जस्टिन ट्रूडो हार जाएगा चुनाव, ये लगता है कि वो हार जाएंगे, तो वहां का विपक्षी ऑपोजिशन है क्लियर, हम उनके साथ काम करें और रिलेशनशिप को रिपेयर करें, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कनाडा। हाँ, ठीक है। सिंह साहब जल्दी से काउंटर प्लीज आप रखेंगे। मान साहब भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर बाकी 2 मेहमानों के पास जाओ। मेरा कोई काउंटर नहीं है। आज पहली बार मेरा तस्लीम के साथ कोई काउंटर भी नहीं है। उन्होंने मोटी मोटी बात की पकड़ी, परंतु 2-3 बातें जरा जानकारी मुझे। ये जो नेचर है, टिप्पू दमन सिंह मलिक और सुरेंद्र परमार, ये तीनों के तीनों जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जो एरोप्लेन ब्लास्ट हुआ था, तीनों उसमें थे। ये भी जानकारी, और ये तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। तो टिप्पू दमन सिंह मलिक का मन बदला, वो भारत आया, भारत आकर हरमंदिर साहब मत्था देख करके मोदी जी के शासन की तारीफ करी, वापस गया। वहां पर जाकर उसकी हत्या हो जाती है, वो भी बम ब्लास्ट का था जो बरी हुआ था, तो उसकी हत्या हो जाती है। रिपु दमन सिंह मलिक की हत्या निज्जर ने करवाई, और निज्जर की हत्या रिपु दमन सिंह मलिक के जो साथी दोस्त, जो भी उसके सगे संबंधी जैसे भी रहे होंगे, उन्होंने कराई, क्योंकि एक किस्म का ये विदिन दी गैंग आपस में लड़ाई हुई थी। क्योंकि इनको यह था कि रिपु दमन सिंह मलिक ने भारत में जाकर मत्था को देख लिया, मतलब हरमंदिर साहब आकर मत्था को देख गया, दिक्कत थी इस बात को लेकर। तो क्या कि परंतु इस बीच में जस्टिन ट्रूडो को अपना लग रहा है कि उनको अपना लाभ देखना है, क्योंकि जो एनडीपी जो वहां पर उनका समर्थक दल है, जिसको जगमीत सिंह चलाता है, वह ऑलरेडी इनको रेड नोटिस दे चुका है और इनके साथ इनसे समर्थन ऑलमोस्ट वापस ले चुका है वो। अब ट्रूडो के पास और कोई रास्ता बचा नहीं। जो जगमीत सिंह के जो वोटर्स हैं, या जो सिख वोटर्स हैं, या जो रेडिकल वोटर्स हैं, उनको अपने पक्ष में कैसे लाना है, ये उसके चलते हुए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए सबूत नहीं है जो अभी तस्लीम करते एलिगेशन है, परंतु जो उसमें जो मूल बात है, ठीक है सर, ये वोट की राजनीति नहीं हो रही, ये पैसे की भी राजनीति है। क्योंकि वहां पर इलेक्शन जो फंडिंग होती है, वहां सिख समुदाय बड़े रूप से वहां के चुनाव को फंडिंग करता है, और ट्रूडो उस सारे को इनकैश करना चाहता है, क्योंकि अगला इलेक्शन जैसे माना जा रहा है कि वह हार रहे हैं, इसलिए वह डिपेंड कर रहा है उन लोगों पर जो उनके इलेक्शन की फंडिंग मेयर फॉर द पॉलिटिकल गेन। ठीक है, मेयर फॉर द पॉलिटिकल गेन। इससे मैं आगे बढ़ती हूँ। मान साहब जल्दी से, आप सब 20 सेकंड में अगर कुछ जोड़ना चाह रहे थे। 20 सेकंड में जुड़ेगा नहीं, मैं दोबारा आ जाऊंगा। अच्छा, नहीं, कोशिश मैं करती हूँ आपको ज्यादा समय दे। हाँ, बोलिए। ये जो लॉरेंस बिश्नोई पे जस्टिन ट्रूडो साहब की सरकार ने एलिगेशंस लगाए, लॉरेंस बिश्नोई का साहब, मैं कनाडा में छुपा हुआ है।
पूनावाला साहब, रवनीक मान मैं हूँ। 10 सेकंड चाहता हाँ, हूँ। 10 ये जो लॉरेंस बिश्नोई पे जस्टिन ट्रूडो सरकार ने एलिगेशंस लगाए, इसका बॉस गोल्डी ब्राड कनाडा में छुपा हुआ है और भारत पे कम से कम 7 या 8 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट की है उसके लिए। तो गोल्डी ब्राड को ये लोग एक्स्ट्राडाइट नहीं करते और लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले, ये यहाँ भी जस्टिन ट्रूडो साहब गलत। ठीक है मान साहब जल्दी से। चलिए, वो इन्होंने एक नाम ले लिया, ऐसे तो तहव्वुर राणा है, डेविड कोलमन हेडली है, ऐसे 29 नाम है जिनकी रिक्वेस्ट की है, अरेस्ट की, और 26 नाम है जिनकी एक्स्ट्रेडिशन की बात चल रही है। बहरहाल मैं जो कह रहा हूँ उसका थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है पूर्णिमा। जी सर। पूर्णिमा देखिए, ये जो आप प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, आरपी सिंह साहब के साथ बीजेपी का प्रधानमंत्री का नाम आता है, ये प्रधानमंत्री मोदी के पुतले जलाए जाते हैं कनाडा के अंदर, उनको पिंजरे में बंद किया जाता है, इस प्रकार की जो तमाशे कर रहे हैं ये लोग सब खालिस्तानी, उसके पीछे दो प्रॉब्लम्स है। पहली चीज ये है कि ये जो समस्या है सिखों को लेके, ये एक लेगेसी प्रॉब्लम है। लेगेसी मतलब ये भारत सरकार जो मौजूदा सरकार है इसको विरासत में मिली है। और आरपी सिंह साहब ने जो कहा उस पे जीपी सिद्धू साहब की बात करी कि उनकी पुस्तक में ये चीजें क्लियर है कि ये लेगेसी किसकी क्रिएट की हुई है। दूसरी बात, अब खालिस्तानियों का जहां विषय आता है और आपका जो सवाल था शुरू में, जो क्रक्स है आज के बहस का, जो असली मुद्दा है कि ये आ कहां से रहा है, मैं बताता हूं। लेगेसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने 300 से अधिक की सिखों की एक काली सूची थी, ब्लैक लिस्ट थी, जिसको समाप्त करने का काम किया। और रिपू दमन सिंह मलिक जो है, वो जो कनिष्क के अंदर अक्यूज थे, वो प्रो इंडिया हुए, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री मोदी के नाम, जिसके बाद उनकी हत्या की गई वहां पे कनाडा। अब इशू क्या है कि वर्चस्व की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है खालिस्तानियों के लिए। क्यों? 550 साल गुरु नानक साहब का बनाया गया, 350 साल गुरु गोविंद थोड़ा सा मान साहब आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है गया। और गुरु नानक साहब जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, वो यूनेस्को के माध्यम से कराया जा रहा है। तो उनके हाथों से, खालिस्तानियों के हाथों से मुद्दा निकलता जा रहा था और उनको ये समझ में आ रहा कि हमारा अस्तित्व, वर्चस्व, हमारा पैसा, हमारा जितना फंडिंग है वो कहां से आएगा, कि भारत के साथ तो हमारी लड़ाई थी, दिल्ली से तो हमारी लड़ाई थी। तो जिस वक्त इनके अपने ऊपर बनी, इनके वर्चस्व की बात आई और इनके हैंडलर्स, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो पाकिस्तानी ISI, सीसिस कनाडा और CIA USA, इन लोगों का 5 आइज का पाकिस्तानियों के साथ जो एक गठबंधन है जिसमें भारत को डिस्टेबलाइज करने का इसका एक बड़ा क्लियर सा K2 फॉर्मूला है, उसके तहत। तो ये जितनी चीजें आप देख रहे हो, जैसे इन्होंने पहले कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, 2 नेशन थ्योरी में 2 देश बनाओ। अब इनका कहना है कि सिख जो है वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो ये 2 देश बनाओ, इसमें खालिस्तान। मान साहब विद योर परमिशन, हाँ जी, मेरे पास 2 मेहमान, जल्दी से उनका एक एक टेक लेना चाहूंगी। त्रिपाठी सर आपके पास आती हूँ, फिर सेठी साहब आपके पास। देखिए त्रिपाठी सर, बार बार जिक्र हो रहा है अमेरिका का, पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने किस तरीके से पनाह दी है पन्नू को, वो सब जानते हैं। अमेरिका के संरक्षण में वो आ जाए, इस बात की बात की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे इसमें बहुत एक दोहरा चरित्र या दोहरा रवैया अमेरिका का बड़ा दिखता है। ये वो अमेरिका है जिसने एक समय पर तालिबान को संरक्षण दिया, फिर उसके बाद उसी तालिबान ने उनके सैनिकों को मारा। पन्नू के लिहाज से भी कुछ इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। अमेरिका वो है जो आतंकवाद के मसले पर भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, अलग अलग मंचों से भी बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेलियर अमेरिका का है आतंकी गतिविधियों को, और पन्नू के केस में वो सैद्धांतिक तौर पर पूरी तरीके से फेल है। ये डबल स्टैंडर्ड अमेरिका क्यों लेकर चल रहा है, या फिर फॉर दैट इंस्टेंस कनाडा या फिर ब्रिटेन इंक्लूडिंग? नमस्कार पूर्णिमा जी, और बाकी सहयोगियों को नमस्कार करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी बात काफी हद तक सही है। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है। अमेरिका हर चीज में डबल स्टैंडर्ड उन्होंने किया है। उन्होंने कहा ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन संधि हम करेंगे, आप लोग कोई वो नहीं बना सकते, कोई एटम बम नहीं बना सकते। हमने बना लिया, आपसे आप नहीं बनाएंगे। ये नहीं कर रहे कि हम उसको जितना आपने बनाया उसको कब से हम डिस्ट्रॉय करें, कोई टाइम टेबल नहीं। इसी तरह से आप उसामा बिन लादेन को मार सकते हैं, आप जवाहिरी को काबुल में मार सकते हैं, आप लीबिया में मार सकते हैं, गद्दाफी को, सद्दाम को मार सकते हैं बगदाद में, आप जहाँ चाहें अपने अपोनेंट को मार सकते हैं, लेकिन आप दूसरे को ये राइट नहीं दे सकते। एक चीज। दूसरी चीज कि अमेरिका ये कहता है कि ठीक है, टेररिज्म का क्या, टेररिज्म की कोई अगर परिभाषा तक नहीं हुई है तो ये किसकी फेलियर है? ये फेलियर पश्चिम की, और इसलिए नहीं हुई है। पन्नू के साथ जो है
ठीक है, अमेरिका कहता है कि पन्नू यहाँ कुछ भी कह सकता है, पन्नू यहाँ कुछ भी कर सकता है क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां आप किसी को धमकाने लगते हैं, जहां आप साफ साफ कहने लगते हैं कि एयर इंडिया की जहाज उड़ा दिए जाएंगे, जहां आप साफ साफ पोस्टर लगाते हैं कि जैसे हमने इंदिरा गांधी को मारा और उन लोगों को मारेंगे, जहां आप साफ साफ कहते हैं कि हम इन लोगों को निशाने पे रखे हुए हैं, वहां आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। ये चीज अमेरिका नहीं दिखा रहा है, और अमेरिका की ड्यूअल पॉलिसी इसलिए है कि अमेरिका के पास कम से कम अमेरिका लीवर अपने पास रखना चाहता है गाहे बगाहे हिंदुस्तान को टाइट करने की कोशिश करने के लिए। तो पन्नू अभी अमेरिका के लिए एक एसेट है। खुद ही बोलते हुए किसी ने कहा था अमेरिकन ने कि पन्नू हमारे लिए पन्नू एक इंटेलिजेंस का एसेट। तो अमेरिका इसलिए पन्नू को हर हालत में बचाना चाहेगा, लेकिन अमेरिका जानता है कि आज अमेरिका के लिए भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को अमेरिका की होगी, या उससे कम। अमेरिका को ज्यादा जरूरत है यहाँ एशिया में भारत को रूस और चीन के खिलाफ एक देश के रूप में। तो अमेरिका चाह के भी उतना कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन तब भी अमेरिका एक सलाई लगा देता है, एक तीली चुभा देता है कि हाँ आप देखिए आपको वो करना होगा। तो इन सब चीजों से यही जाहिर होता है कि अमेरिका कभी ये नहीं चाहता कि भारत जो है शांतिपूर्ण ढंग से आगे प्रगति करता रहे। मजबूरी है भारत के साथ रहना, उसकी मजबूरी है, तो वो है। लेकिन वो अमेरिका कभी भी किसी भी दूसरे देश को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता, ये इतिहास गवाह है। ठीक है सर जी ठीक है साहब, आपके पास आते हैं क्योंकि इससे पहले मैंने अमेरिका का जिक्र किया, ब्रिटेन कनाडा का भी जिक्र किया, कनाडा में निज्जर के हवाले से, और इधर दूसरी तरफ पन्नू है। मैं ये समझना चाहती हूँ जिस बात का जिक्र अभी तहसीन ने भी किया, लेगेसी, या जो सिंह साहब कर रहे थे लेगेसी, इस लेगेसी को लेकर क्या ये पन्नू की एक तरीके की झल्लाहट है कि वो अपने एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं होने देना चाहता? शायद ये वजह है कि बीच में उसका नाम, उसकी तरफ से धमकियां सामने आती रहती हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि जो सच्चाई जो है ना, जो देश की सुरक्षा तो सबसे पहले है, उसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन जहां तक आप टेररिज्म का बात करें, जहां तक आप खालिस्तान की बात करें, ना भारत के अंदर ना भारत के बाहर कोई भी संगठन, जो टेररिस्ट संगठन, सक्रिय नहीं है। ये एक इंटरनेशनल इश्यूज हैं जो पन्नू जैसे लोग, जो एडवोकेट हैं, जो वहां से पहले पैसा इकट्ठा करते थे और वहां के लोगों को बरगलाते थे। लेकिन जब हम 7-8 साल से सब चैनल्स के अंदर बोला कि अगर किसी को खालिस्तान चाहिए, अगर वो अमेरिका में रहता है अमेरिका से मांगे, अगर कनाडा में रहता है तो कनाडा से मांगे, अगर जिसको खालिस्तान चाहिए वो यहाँ आइए, वहां के लोगों ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। अब पाकिस्तान हो, स्पेन हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, और भारत को अगर उन्होंने कहीं पे कुछ भी करना हो, डिफेम करना हो, तो उनके पास एक इशू है, खालिस्तान का इशू। उसके अंदर एक छोटा सा तबका जो कनाडा के अंदर है, जो उनका एक वोट बैंक है, ट्रूडो का, और ट्रूडो साहब ने उनको एक लीनियंट हैंड दिया हुआ है, जो आने वाले समय में इलेक्शन के बाद उसके अंदर काफी चेंजेस आएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो ये करते हैं, वो उनका जो मोटिव है, वो मोटिव ये है कि यहाँ पे जो रह रहा है हिंदू सिख भाईचारा है, उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा करें, यहाँ के समाज के अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा करें, उनके अंदर एक तनाव का माहौल पैदा करें। इस तरह की उनकी कोशिशें हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जो काम कर रही है, अगर देश के अंदर लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग जेल से एक गैंग चलाते हैं, और मैं समझता हूं ये उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पाता, तो देश की सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, और उसके लिए उनको किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और आप देखिए ना, इंडिया के अंदर कहीं पे भी कोई टेररिस्ट संगठन, कोई गैंग इतना सक्रिय नहीं है जो इतना पावरफुल हो। दाऊद जैसे लोग देश छोड़ के भाग गए हैं। एक लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़ जैसे लोग जिन्होंने 1-2 हत्याएं करी हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन होना बड़ा जरूरी है।
पॉइंट टेकन। सिंह साहब आपके पास आती हूँ, पर तहसीन आपके पास, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी सेठी साहब ने किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की धमकियां सर खतरा तो बनती है ना। जो टेलीग्राम चैनल पर जिस तरीके की बातें हो रही हैं और उसमें कहा जा रहा है कि आप ये समझिए हम कितने नजदीक हैं, हम कितने नजदीक हैं, आप इस तरीके से सिक्योरिटी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज हो ही रहा है ना। फिर दूसरी तरफ हम जीरो टॉलरेंस नीति की आतंकवाद को लेकर बात करते हैं, हम कहते हैं कि एक डेफिनेशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसे देश जो इस खालिस्तानी मूवमेंट को या खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देते हैं वो इस डेफिनेशन से अग्री नहीं करते या ऊपरी तौर पर अग्री करते हैं लेकिन सैद्धांतिक रूप से फेल हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा ये भारत की तो है ही ना। बिल्कुल पूर्णिमा जी, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बिल्कुल खतरा है। पंजाब के सूबे ने वायलेंस देखा है, आतंकवाद देखा है। इस वक्त हम मणिपुर में आतंकवाद देख रहे, हम देख रहे कैसे पड़ोसी मुल्क से मणिपुर के अंदर इस वक्त रॉकेट्स आ रहे। तो भारत ने हमेशा इसका सामना किया, चाहे वो पाकिस्तान से हो कहीं और मुल्कों से स्पॉन्सर है। भारत की ज्योग्राफी भी ऐसी है कि कई ऐसे मुल्क है क्योंकि मोस्ट कंट्रीज अराउंड इंडिया वहां पर डेमोक्रेसी नहीं, तो भारत से एक वहां पर दिक्कत होती है। दूसरी एक समस्या ये कि इंडिया अब अपना राइटफुल प्लेस ले रहा है टेबल के ऊपर। ये चालू हो गया न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट से, 123 एग्रीमेंट से, जहां पर इंडिया वाज नॉट अ सिग्नेटरी टू द एनएसजी, बट इंडिया के लिए पूरे विश्व ने एक्सेप्शन किया। तब से इंडिया हैज टेकन द प्लेस ऑन द बिग टेबल। तो बहुत सारे मुल्कों को ये अच्छा नहीं लगता कि भारत एक बड़े टेबल के ऊपर बैठा है। आज भारत उस क्षमता का है, उस क्षमता पे है। लेकिन एक चीज सभी मुल्कों को सोचना चाहिए, खास करके फाइव आइज को, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, फाइव आइज, और इसके साथ बाकी देशों को जो लोकतांत्रिक मुल्क है। भारत और अमेरिका, भारत और कनाडा के शेयर्ड वैल्यूज है। ये शेयर्ड वैल्यूज है डाइवर्सिटी, ये शेयर्ड वैल्यूज है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये शेयर्ड वैल्यूज है एक फ्री मीडिया। हमें साथ में काम करना होगा अगर हमें चाइनीज थ्रेट, साउथ पैसिफिक थ्रेट, जो बड़े थ्रेट से फ्री वर्ल्ड को, उसके साथ हमें अगर आगे बढ़ना है। भारत ने हमेशा इन मुल्कों का साथ दिया है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भारत उनका साथ दे लेकिन जब भारत पर बने तो ये मुल्क साथ ना दे। अगर कोई अमेरिका में बैठकर या कनाडा में बैठकर ये सोचता है कि वो भारत को तोड़ दे, भारत की किसी की हिस्से को तोड़ दे, वो फ्री स्पीच की बात अलग है, लेकिन अगर वो फंड इकट्ठा करता है, उसके लिए फंडिंग करता है, टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, भारत उनको डोजियर देता है, वो बताता है, वो फेक डॉक्यूमेंट्स में कनाडा आते, तो ये उन देशों का कर्तव्य है कि वो भारत का साथ दे। ठीक उसी तरह जैसे एक्सपेक्टेड होगा कि अगर उन देशों के खिलाफ कोई षड्यंत्र भारत में हो, भारत एक्सपेक्ट करेगा कॉपरेट करने के लिए। भारत ने हमेशा कॉपरेट किया है, लेकिन हमने देखा है 2611 हो, अगर मैंने उसके बाद की इसका जिक्र किया, इन देशों ने उतना कॉपरेट नहीं किया। चलो डेविड हेडली के केस में किया थोड़ा बहुत कॉपरेट, पर बाकी नहीं किया। तो एक शेयर्ड इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। फाइव आइज का हाल में कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पर सबसे बड़ा सभी फाइव आइज की जो वहां पे एजेंसीज है, उनके चीफ ने कहा सबसे बड़ा थ्रेट दुनिया को, विश्व को चाइना का। ये फाइव आइज की कॉन्फ्रेंस हाल में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। नेक्स्ट जो लड़ाई होगी साउथ सीज में होगी, साउथ पैसिफिक में होगी। भारत की एक अहम हिस्सा, इसमें एक अहम भूमिका होगी। अगर भारत को आप चाहते हो कि भारत अपनी भूमिका निभाए, भारत अपना वेट उठाए, तो फिर आपको भी भारत की मदद करनी होगी। इट कांट बी अ वन वे स्ट्रीट। और मैं दोबारा से कह रहा हूं, अमेरिका और भारत के रिलेशंस बहुत अलग लेवल पे, जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को हैंडल किया मैं उसकी सराहना करता हूं। लेकिन ट्रूडो has acted like an immature child. It is very immature to see कि एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह की हरकतें करता है। अगर आपके पास सबूत नहीं कि आपको पार्लियामेंट को ब्रीफ नहीं करना था, अब भी वो उनके ऑपोजिशन लीडर को प्रूफ नहीं दे रहा है, वो एक चीज कह रहा है कि उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं ली। अरे उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने लिया, आप दे दीजिए ना सबूत, उनको ब्रीफिंग नहीं दे रहा है। तो ये चीज नहीं हो सकती आप आपके पार्लियामेंट में एक चीज दो फिर उसके बारे में बात नहीं करो। लेकिन मैं दोबारा से कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कर्तव्य बनता है कि ऑपोजिशन को साथ मिले और उनको इस पर ब्रीफ करे। ठीक है सिंह साहब, ये ऑपोजिशन वाला जो एंगल जो तहसीन लेकर आ रहे हैं उस पर आपका टेक, और दूसरा मैं मनमोहन सिंह के कार्यकाल और फिर हार्पर उस दौरान थे, उस वक्त भारत कनाडा के रिश्ते, फिर प्रधानमंत्री भी कनाडा गए, फिर उसके बाद जस्टिन ट्रूडो भी यहाँ आए, लेकिन उसके बावजूद ये जो खालिस्तान आतंकी वाला इशू है, ये एक मेजर इशू ऐसा है सर जिसके बाद भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। और मुझे फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता सर कि इसके सुधरने की कोई उम्मीद है, क्योंकि उनका अपना एक माइंडसेट है, उनके अपने पॉलिटिकल गेन्स हैं, उनकी अपनी एक प्योर पॉलिटिक्स है जिसके लिए उनको खालिस्तान को जिंदा रखना है। देखिए पूर्णिमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा बाद में, जो कि उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। चाइना का एक दबाव, चाइना का उपयोग हुआ वहां के चुनाव में, ऐसी जानकारियां वहां पर पब्लिक डोमेन में है कनाडा के चुनाव। और जस्टिन ट्रूडो ने उपयोग किया चाइना का चुनाव के लिए, वहां पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की कमेटी के सामने पेश होना था ट्रूडो को। उससे पहले वो एक एंगल भी, उससे पहले सब बॉल खड़ा किया ये
ताकि लोगों का ध्यान इससे हटे कि चाइना का इंटरफेरेंस वहां के चुनाव में हुआ। जस्टिन ट्रूडो उसमें हिस्सेदार थे, इससे लोगों को ध्यान उठाना था। इसलिए भी एक कारण ये भी है। तो क्या कि ये जो राजनीतिक मजबूरियां जहाँ राजनीति के चलते हुए, राजनीति से प्रेरित होकर जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, अब वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए भारत और कनाडा के संबंध खराब करना चाहते हैं। अब हमारे तो कोई इनिशिएटिव हुआ नहीं इस प्रकार का। और जैसे मैंने शुरू में कहा, निज्जर कौन है? निज्जर एक आतंकी है। निज्जर की वीडियोस आप लोग चलाते हैं, के साथ गोलियां चलाते हुए वीडियोस आप चलाते हैं। तो शरीफ आदमी को, कोई ढंग का आदमी तो कोई बंदूक से गोलियां चलाता है इस प्रकार से मशीन गन से गोलियां चला रहे हैं, AK-47 हाथ में पकड़ी हुई उन्होंने। तो एक आतंकी के समर्थन में इस हद तक चले जाना कि अपने संबंध खराब करना, वो राजनीतिक मजबूरी है। अब ये जब तक ट्रूडो है या उसके बाद भी पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। पर आज की तारीख में इतना है कि जब तक ट्रूडो है तब तक तो संबंध हमारे अच्छे होने वाले नहीं उनके साथ। हमारे संबंध जिस स्थिति में आज पहुंच गए हैं वहां से बहुत जल्द अच्छे होते दिखते नहीं। ठीक है, जल्दी से। हाँ, तहसीन प्लीज। सिर्फ ट्रूडो साहब नहीं, एक और वहां पे जनाब है जगमीत साहब, वो भी अपनी ही दुनिया में रहते। वो भी किस दिशा में चले गए, क्योंकि उनको अब ट्रूडो साहब चाहते कि जो हमारे सिख भाई बहन है उनका सपोर्ट ट्रूडो साहब को मिले, कि उनकी पार्टी टूट गई, तो वो भी एक अलग राह पे चले गए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हम मेरी गुजारिश है सभी टीवी चैनल से गुजारिश, और आप लोगों से, सभी पैनल से, हम इन्हें खालिस्तानी कहना बंद करें। खालिस्तान नाम का कोई देश नहीं है। खालिस्तान एक फिक्शन ऑफ इमेजिनेशन है, ठीक उतना फिक्शन ऑफ इमेजिनेशन है जैसे कुछ और, जैसे सुपरमैन या स्पाइडरमैन एक फिक्शन ऑफ इमेजिनेशन। अगर खालिस्तान किसी को बनाए और जाके कनाडा में बनाए, उनको आप कैनेडियन टेररिस्ट कहो। ये खालिस्तानी टेररिस्ट कहते हैं। हम खालिस्तान की लड़ाई को लेजिटिमेसी दे रहे। एक भी सिख भाई, चाहे वो कनाडा में रहता हो या वो इंडिया में रहता हो, एक भी सिख बहन खालिस्तान नहीं चाहती। ये खालिस्तानी शब्द का प्रयोग करना बंद करें। ठीक है, मान साहब एक छोटी सी टिप्पणी करता हूं। जी, जल्दी से। एक सेकंड सर, मान साहब, एक सेकंड। हाँ, बोलिएगा सिंह साहब। अगर किसी को मुझे फादर ऑफ खालिस्तान, सो कॉल्ड खालिस्तान कहना, उसका नाम था जगजीत सिंह चौहान। उस जगजीत सिंह चौहान को हिंदुस्तान में लेकर आया। आकर उसने माना कि भारत से अच्छा देश नहीं है। यहाँ पर आकर उसने कहा कि खालिस्तान नाम की कोई सोच नहीं है। ठीक है, ये उनके शब्द है, आप कृपा करके गूगल मारेंगे, ट्रिब्यून के एडिटोरियल इसके बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत का जो सोच है वह और खालिस्तान, खालसा राज एक ही सोच है। खालिस्तान नहीं, खालसा राज। तो अच्छे राज की बात ये किसने कहा? जो जगजीत सिंह चौहान खालिस्तान का फादर ऑफ खालिस्तान का, जिसने खालिस्तान की पूरी सोच को जन्म दिया। और दिया क्यों? क्योंकि उसका भी इलेक्शन रिग हुआ था, वो भी हिंदुस्तान छोड़कर विदेश चला गया। ठीक है, अब एक मिनट का जरा टाइमर रखेंगे क्योंकि लास्ट के 3 मिनट में मैं हूँ। मान साहब, आपके पास आती हूँ सर, 1 मिनट का टाइमर। संक्षेप में बता देता हूँ, मेरी 2-3 बिंदु हैं, 2-3 बिंदुओं में सारी बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि भारत ने जब यूक्रेन और रशिया की जंग के बीच में भारत को आगे रखा, भारत का स्टैंड आगे रखा, वो बात कहीं रशिया को, अमेरिका को हजम नहीं हुई। इसलिए ये चीजें जो है निकल के बाहर आ रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो शेयर्ड वैल्यूज की बात होती है, ये वो चूरन है जो चुटाया जा रहा है भारतीयों को बहुत लंबे समय से। हमारी और अमेरिका की शेयर्ड वैल्यूज बहुत लिमिटेड हैं। हमने किसी देश पे कभी अटैक नहीं किया, हमने कभी किसी देश की चुनी हुई सरकार को टॉपल नहीं किया, हमने किसी देश के नेता को कभी नहीं मारा। ये भारत की, और जैसे इन्होंने कहा कि नियो टॉडलर का इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि जस्टिन ट्रूडो नियो टॉडलर है, तो एक नियो टॉडलर भारत में भी हैं, जिनके बयानों को खुद गुरपतवंत पन्नू ने इस्तेमाल किया और कहा कि देखिए कि भारत के जो विपक्ष के नेता हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि सिखों के ऊपर भारत में खतरा है, इसलिए हमारे को एक अलग देश चाहिए। तो एक टूल किट के तहत ये काम किया जा रहा है, और जिसमें मैं ये समझता हूं कि अगर आपका पैर फिसल जाए तो आप संभल सकते हैं, अगर आपकी जुबान फिसले तो संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपका ठीक है, JK त्रिपाठी सर। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि कनाडा में जो भी ये कर रहे हैं ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, ये एक बहुत ही इमेच्योर माइंड का संकेतक है। और कनाडा से हमें ट्रूडो को अलग करके नहीं देखना चाहिए, अलग करके देखना चाहिए, क्योंकि ट्रूडो जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिमिटेड फायदे के लिए कर रहे हैं। वो शायद 1 साल बाद वो भी नहीं रहे। दूसरी चीज मैं ये बात मानता हूँ कि हमें खालिस्तानी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि खालिस्तान कहीं है नहीं। खालिस्तान समर्थक हम कह सकते हैं। ठीक है,
कि जो इस आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं। तीसरी चीज है कि अमेरिका के साथ और इन लाइटर मूवमेंट, मेरा मानना है कि अमेरिका के साथ सिर्फ एक ही हमारी शेयर्ड लेगेसी रही है, वो ये कि दोनों ही समय के लिए ब्रिटिश सब्जुगेशन में रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के साथ हमारा कोई ऐसा लेगेसी की बात नहीं रही। हाँ, एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भारत जिस स्टैंड पे कायम है, इस मामले में उस स्टैंड पे कायम रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम जीते तो हमेशा के लिए झुका दिए जाए। हाँ, ठीक है सर। और मुझे याद है कि इससे पहले भी भारत का स्टैंड यही क्लियर था कि जो रिश्ते भारत और कनाडा के बीच खराब हुए उसके लिए जस्टिन ट्रूडो ही जिम्मेदार है। ये बहुत क्लियर एंड लाउड कहा गया था। सेठी साहब, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी सर। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो वहाँ से जो बात आती है, जो ये खालिस्तान का नाम लेके हमारे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इनको अननेसेसरी हमें कोई प्लेटफॉर्म ना दें। इनको अननेसेसरी, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास किसी तरह की कोई बात नहीं है। यहाँ के छोटे मोटे क्रिमिनल्स या स्लीपर सेल्स को ये यूज करके छोटा मोटा धमाका किसी बड़ी खाली सी जगह में करके उसका एक बहुत बड़ा नाम लेके ये धमकियां देने का काम करते हैं। ये एक इंटरनेशनल इशू है जिसका दो देश, जो भारत के जो प्रधानमंत्री लेवल पे, होम मिनिस्ट्री लेवल पे और फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे इसका समाधान निकल सकता है। क्योंकि इसका हम यहाँ पे हमारे देश के अंदर इस तरह का कोई भी खालिस्तान का कोई इशू है नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे फेंक के हम उनको बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं। यहाँ पे उस बात की चर्चा होती है, उस बात की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना यहाँ का सिख चाहता है, ना यहाँ का हिंदू भाईचारा चाहता है। ये आपस में बड़ा कोऑर्डिनेशन से, बड़े प्यार से सब लोग रह रहे हैं। सेठी साहब, लेकिन लगातार अगर इस तरीके की धमकियां आएंगी, बम से प्लेन को उड़ाने की, या फिर पूरी तरीके से शटडाउन ऑपरेशन कर देने की, या दिल्ली तक ब्लास्ट की अगर खबरें आएंगी और उसमें अगर खालिस्तानी आतंकियों का नाम आएगा, तो उस पर चर्चा करना, क्योंकि खुद आपने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, तो इस पर चर्चा करनी भी जरूरी हो जाती है।